कूसे मुनिस्वामी वीरप्पन नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते थे। उसका जन्म 8 जनवरी 1952 को कर्नाटक के एक छोटे से गांव गोपीनाथम में हुआ था। लेकिन उसकी किस्मत छोटी नहीं थी। वो साउथ इंडिया का सबूसे कुख्यात डाकू बन गया, एक साया जो घने दुर्वेद्य जंगलों में छिपा रहता था। उसका इलाका तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ था। लगभग 2 दशकों तक उसने राज किया, जंगल का एक मायावी राजा। उसका होना ही कानून व्यवस्था के लिए एक चुनौती थी, उसकी चालाकी और क्रूरता का सबूत। वो ऐसा आदमी था जो जंगल को समझता था। वो उसमें से ऐसे निकलता था जैसे कोई काना फूसी। उसकी छवि भुलाई नहीं जा सकती थी। एक लंबी लहराती मूछें जिसे वो अक्सर खतरनाक अंदाज में ताव देता था। आंखें ऐसी जो तुम्हें चीर दें, निडर और ठंडी। वीरप्पन सिर्फ एक क्रिमिनल नहीं था, वो एक पहेली था। उस पर सैकड़ों लोगों को मारने का आरोप था, एक चौंकाने वाली संख्या जो उसकी क्रूरता की कहानी कहती थी। उसने 2000 से ज्यादा हाथियों का शिकार किया। उनके शानदार दांत इलीगल आइवरी ट्रेड के लिए नोच लिए गए। चंदन, कीमती और खुशबूदार, 140 करोड़ से ज्यादा का उसके हुक्म पर स्मगल किया गया। उसने डर, हिंसा और प्राकृतिक संसाधनों के शोषण पर अपना साम्राज्य बनाया। जंगल उसका किला थे, पेड़ उसके चुपचाप साथी। उसके कारनामों की कहानियां जंगल की आग की तरह फैली। कुछ गांव वाले उसे रॉबिन हुड जैसा मानते थे, हालांकि ये सोच भयानक सच्चाई से कोसों दूर थी। वो भेष बदलने में माहिर था, एक गिरगिट जो अपने आसपास में घुल मिल सकता था। वो इलाके को अच्छी तरह जानता था, हर छिपा हुआ रास्ता, हर गुप्त पानी का स्रोत। इस जानकारी ने उसे ट्रैक करना बेहद मुश्किल बना दिया। कई स्टेट्स की पुलिस फोर्सेस उसका शिकार कर रही थीं। स्पेशल टास्क फोर्सेस बनाई गई, करोड़ों रुपए खर्च हुए। फिर भी सालों तक वीरप्पन पकड़ से बाहर रहा, हरे भरे लैबिरिंथ में एक भूत की तरह। वो हमेशा एक कदम आगे रहता था। उसके आतंक के राज ने इलाके पर एक लंबी काली छाया डाली। लोग लगातार डर में जीते थे। फॉरेस्ट ऑफिशियल्स, पुलिस ऑफिसर्स और इन्फॉर्मर उसके मुख्य निशाने थे। उसने इतना गहरा खौफ पैदा कर दिया था कि कई लोग उसका नाम जोर से लेने को भी तैयार नहीं थे। घने जंगलों में पत्तों की सरसराहट को भी लोग उसके आने की आहट समझ लेते थे। गैप 2S। वीरप्पन एक आदमी से कहीं ज्यादा था। वो एक लेजेंड बन गया, एक खौफनाक लोक कथा का किरदार जो जिंदा हो गया था। उसकी कहानी एक कड़वी याद दिलाती है कि कैसे एक आदमी ने इतने लंबे समय तक बिना किसी डर के पूरे स्टेट्स को बंधक बना रखा था और सत्ता को चुनौती दी थी। जंगलों ने उसके राजों को अच्छी तरह छिपाए रखा। वीरप्पन का जुर्म की काली दुनिया में सफर जल्दी शुरू हो गया था। वो मुश्किल से टीनेजर हुआ होगा जब उसे पोचिंग के धंधे में लाया गया। उसके चाचा साल्वई गौंडर, जो खुद एक कुख्यात पोचर था, ने छोटे वीरप्पन को अपने साथ काम पर लगा लिया। गोपीनाथम, उसका जन्म स्थान, जो घने माले महादेश्वरा पहाड़ियों के किनारे बुस्सा था, उसके लिए परफेक्ट ट्रेनिंग ग्राउंड बन गया। ये जंगल जो चंदन और हाथियों से भरे हुए थे, उसका क्लासरूम बन गए। उसने जानवरों का पीछा करना, खतरनाक रास्तों पर चलना और सबूत से जरूरी कानून से बचना सीखा। वो जल्दी सीखता था। बचपन से ही उसकी एम्बिशन बहुत ज्यादा थी। उसका पहला रिकॉर्डेड क्राइम सिर्फ 17 साल की कच्ची उम्र में था। तब उसने अपना पहला हाथी मारा, आइवरी पोचिंग की क्रूर दुनिया में अपनी एंट्री की। ये तो आने वाले वक्त का इशारा था। आसानी से मिलने वाले पैसे का लालच और इलीगल धंधे का रोमांच इतना ज्यादा था कि वो खुद को रोक नहीं पाया। उसने जल्द ही अपनी हिम्मत और क्रूरता के लिए नाम कमा लिया। वो सिर्फ एक मामूली प्यादा बनकर खुश नहीं था। उसकी ख्वाहिश थी कि वो अपना गैंग बनाए, हरे भरे जंगल में अपना खुद का साम्राज्य खड़ा करे। वो निडर था और इसी खूबी ने उसकी पैदाइशी चालाकी के साथ मिलकर उसे सबू से अलग बना दिया। जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, उसके ऑपरेशंस भी बढ़ते गए। उसने आसपास के गांव वालों को भर्ती करना शुरू कर दिया, जिनमें से कई गरीब थे और उसे रोजगार का जरिया मानते थे। उसने इन्फॉर्मर्स और हमदर्दों का एक नेटवर्क बनाया जो अथॉरिटीज़ के खिलाफ उसकी लंबी लड़ाई में बहुत काम आया। वो डर और पनाह देने की ताकत को समझता था। जो उसकी मदद करते थे उन्हें इनाम मिलता था, जो उससे दुश्मनी मोल लेते थे उन्हें भयानक अंजाम भुगतना पड़ता था। जंगलों से सटे गांवों में उसका नाम खौफ और हैरत के मिले जुले भाव से लिया जाने लगा। वो एक ऐसी ताकत बनता जा रहा था जिससे सब डरते थे। एक छोटे मोटे पोचर से एक खूंखार डाकू बनने का उसका सफर धीरे धीरे लेकिन लगातार चलता रहा। हर कामयाब पोचिंग मिशन, पुलिस पेट्रोल से हर बार बच निकलना उसे और भी दिलेर बनाता है। उसने कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के बीच की कमजोर सीमाओं का फायदा उठाना सीख लिया। पीछा करने वालों से बचने के लिए एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भाग जाता था।
घने जंगलों में उसे पनाह दी। एक कुदरती किला जिसमें लॉ एनफोर्समेंट का घुसना लगभग नामुमकिन था। वीरप्पन सिर्फ अपने माहौल की देन नहीं, उसने उस पर महारत हासिल की, उसे अपनी मर्जी के मुताबिक मोड़ा और उसका सबू से खौफनाक बाशिंदा बन गया। उसकी दहशत की कहानी जड़ें जमाने लगी थी। वीरप्पन का क्रिमिनल धंधा मुख्य रूप से दो कीमती चीजों पर टिका था, आइवरी और चंदन। उसने 2000 से ज्यादा हाथियों का पोचिंग करवाया। इन भोले भाले जानवरों को बेरहमी से उनके दांतों के लिए मार दिया गया, जो इलीगल इंटरनेशनल मार्केट्स में बहुत ऊंची कीमतों पर बिकते थे। जंगल उसके गैंग की गोलियों की आवाज से गूंजते थे, मौत और तबाही का एक भयानक संगीत। उसके ऑपरेशंस का स्केल पहले कभी नहीं देखा गया था। उसने इलाके में हाथियों की आबादी को सिस्टमैटिकली खत्म कर दिया, अपने पीछे लाशों के ढेर और इकोलॉजिकल तबाही के निशान छोड़े। उसके लालच की कोई सीमा नहीं थी। आइवरी ट्रेड से उसके ऑपरेशंस को पैसा मिलता था, उसके आदमियों को हथियार मिलते थे और ऑफिशियल्स रिश्वत लेते थे। आइवरी के साथ साथ चंदन उसके इलीगल साम्राज्य का दूसरा स्तंभ था। साउथ इंडिया के जंगल दुनिया के कुछ बेहतरीन चंदन का घर है। एक खुशबूदार लकड़ी जो अपने तेल और नक्काशी और अगरबत्ती में इस्तेमाल के लिए बहुत कीमती मानी जाती है। वीरप्पन के गैंग ने इलीगल तरीके से अनगिनत चंदन के पेड़ काटे, अनुमानित 140 करोड़ की लकड़ी की स्मगलिंग की। उसके पास माल काटने, ले जाने और बेचने के लिए एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क था। चंदन की खुशबू, जो आमतौर पर शांति और आध्यात्मिकता से जुड़ी होती है, वीरप्पन के आतंक के राज का दूसरा नाम बन गई। उसने बिना किसी डर के जंगलों की कुदरती दौलत को लूटा। एक जंगली डाकू के हिसाब से उसका काम करने का तरीका काफी सोफिस्टिकेटेड था। उसने जंगल में गहराई में पोच्ड आइवरी और स्मगल किए गए चंदन को स्टोर करने के लिए खुफिया अड्डे बनाए। वो माल को जंगल से बाहर ले जाने के लिए कैरियर्स का एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क इस्तेमाल करता था, जिसमें अक्सर गरीब गांव वाले होते थे। शहरों में उसके ट्रेडर्स और बिचौलियों से कांटेक्ट थे, जो फिर इलीगल माल बेचते थे, जिससे मुनाफा वापस उसी के पास आता था। अपराध की यह वेल ऑयल्ड मशीन सालों तक चलती रही, ज्यादातर बिना किसी रोक टोक के। यह उसकी ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स और उसके खौफ का सबूत था। वो इस काले धंधे का बेताज बादशाह था। वीरप्पन की गतिविधियों का पर्यावरण पर असर बहुत भयानक था। अंधाधुंध हाथी पोचिंग से उनकी संख्या में भारी गिरावट आई, जिससे नाजुक इकोसिस्टम बिगड़ गया। इलीगल चंदन के पेड़ों की कटाई से जंगल के बड़े बड़े हिस्से खाली हो गए। वो सिर्फ इंसानी जान और कानून व्यवस्था के लिए खतरा नहीं था, वो एक इकोलॉजिकल डिजास्टर था। उसकी विरासत सिर्फ उसके जुर्मों की कहानियों में ही नहीं, बल्कि उन जंगलों पर छोड़े गए जख्मों में भी नजर आती है, जिन्हें वो अपना कहता था। जिस जंगल ने कभी उसकी हिफाजत की थी, अब वो उसकी लगातार लूट और कभी ना खत्म होने वाले लालच के जख्म झेल रहा था। वीरप्पन का रास्ता सिर्फ स्मगलिंग और पोचिंग का नहीं था, वो इंसानी खून से और भी ज्यादा रंगता जा रहा था। उसकी बदनामी हिंसक कामों से भरी हुई थी, जो दिखाते थे कि वो अपने रास्ते में आने वाले किसी को भी खत्म करने को तैयार था। अथॉरिटीज के खिलाफ उसकी शुरुआती बड़ी बगावत में से एक 1987 में हुई। उसने चिदम्बरम नाम के एक फॉरेस्ट ऑफिसर को किडनैप करके खूब बदनामी हासिल की। दिगंबर नहीं, जैसा कि कभी कभी गलत बताया जाता है। इस दिलेर हरकत ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और पुलिस फोर्सेस में सनसनी फैला दी। ये एक साफ संदेश था, वीरप्पन से पंगा नहीं लेना। वो स्टेट के खिलाफ अपनी जंग को और बढ़ा रहा था। चिदम्बरम का किडनैपिंग एक टर्निंग पॉइंट था। इससे वीरप्पन की दिलेरी और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पर जब चाहे हमला करने की उसकी काबिलियत का पता चला। उसने ऑफिसर को बंदी बनाकर रखा, उसे बार्गेनिंग चिप की तरह इस्तेमाल किया। इस घटना ने उसे सिर्फ एक पोचर और स्मगलर से एक खतरनाक डाकू बना दिया, जो सीधे स्टेट की अथॉरिटी को चुनौती देता था। जंगल, जो कभी कईयों के लिए रोजी रोटी का जरिया थे, अब जंग का मैदान बन गए थे। डर उसके हथियारों में एक ताकतवर हथियार बन गया, जिससे आसपास के लोग उसकी बात मानते थे और ऑफिशियल्स बिना भारी फोर्स के उसके इलाके में ज्यादा अंदर जाने से डरते थे। लॉ एनफोर्समेंट के साथ उसकी मुठभेड़ें ज्यादा होने लगीं और ज्यादा हिंसक हो गई। वो और उसका गैंग अच्छे हथियारों से लैस थे, अक्सर लोकल पुलिस से भी बेहतर। वो इलाका जानते थे और इसका फायदा उठाते थे, घात लगाकर और अचानक हमले करके। वीरप्पन खुद एक माहिर निशानेबाज था। उसने अपनी एक ऐसी इमेज बनाई कि उसे कोई हरा नहीं सकता, एक साया जो अंधेरे से हमला करके बिना कोई निशान छोड़े गायब हो सकता था।
हर बार सफलतापूर्वक बचना, हर मुठभेड़ जहां उसने पुलिस को चकमा दिया, उसके बढ़ते खौफ और दहशत को और बढ़ाता गया। वो हर गुजरते साल के साथ और दिलेर होता जा रहा था। उसके राज के शुरुआती साल लगातार बढ़ती हिंसा के लिए जाने जाते थे। उसने फॉरेस्ट गार्ड्स, पुलिस इन्फॉर्मर्स और हर उस शख्स को निशाना बनाया जिस पर उसे अथॉरिटीज के साथ मिले होने का शक होता था। उसके तरीके क्रूर थे, जिनका मकसद एक दहला देने वाला संदेश देना था। जंगल कई लोगों के लिए नो गो जोन बन गए और वीरप्पन का कंट्रोल और मजबूत हो गया। इसी दौर ने आगे होने वाले और बड़े और ज्यादा भयानक जुर्मों की नींव रखी, जिससे इंडिया के सबसे बेरहम और खतरनाक क्रिमिनल्स में से एक के तौर पर उसकी पहचान पक्की हो गई। उसकी डाली हुई परछाई हर गुजरते दिन के साथ लंबी और काली होती गई। सेक्शन 5 श्रीनिवास का सिर काटना एक क्रूर बदला। पंडिलापल्ली श्रीनिवास एक समर्पित और हिम्मती डेप्यूटी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट्स की हत्या वीरप्पन के किए गए सबसे भयानक कामों में से एक है। श्रीनिवास वीरप्पन से निपटने के अपने नए और हमदर्दी भरे तरीकों के लिए जाने जाते थे। वो गांव वालों का दिल जीतने और खुद डाकू को सुधारने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने एक बार वीरप्पन को अरेस्ट भी कर लिया था, जो एक बहुत बड़ी बात थी। उस अरेस्ट के दौरान वीरप्पन ने तेज सिरदर्द का नाटक करके थोड़ा तेल मांगा। फिर उसने चालाकी से तेल का इस्तेमाल अपने हाथों को चिकना करने और हथकड़ियों से फिसलने के लिए किया और दिलेरी से भाग निकला। इस बेइज्जती ने वीरप्पन के अंदर बदले की गहरी आग भड़का दी। वो भूला नहीं था। वीरप्पन ने श्रीनिवास से अपने बदले का प्लान बहुत ध्यान से बनाया। उसने अपने ही भाई अर्जुनन को चारे की तरह इस्तेमाल किया। अर्जुनन अथॉरिटीज के पास एक झूठा दावा लेकर पहुंचा। वीरप्पन भाग दौड़ की जिंदगी से थक गया है और सरेंडर करना चाहता है, लेकिन सिर्फ श्रीनिवास के सामने, जिस पर वो कथित तौर पर भरोसा करता था। अपने साथियों से संभावित जाल की चेतावनियों के बावजूद श्रीनिवास वीरप्पन को सजा दिलाने या सुधारने की अपनी जिद के चलते उससे मिलने का फैसला किया। यह एक जानलेवा फैसला था। वो शेर की मौत में चला गया, शांति की उम्मीद में, लेकिन उसे सिर्फ धोखा और अकल्पनीय क्रूरता मिली। नवंबर 1991 में, न कि 1993 जैसा कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं, श्रीनिवास कथित सरेंडर के लिए जंगल में गए। वीरप्पन इंतजार कर रहा था। सरेंडर का कोई इरादा नहीं था, बल्कि श्रीनिवास पर घात लगाकर हमला किया गया। उसे पकड़ा गया और बुरी तरह टॉर्चर किया गया। फिर वीरप्पन ने उस बहादुर ऑफिसर को गोली मार दी, लेकिन उसकी बदले की प्यास सिर्फ मौत से नहीं बुझी। वहशीपन के एक घिनौने प्रदर्शन में वीरप्पन ने श्रीनिवास का सिर काटने का हुक्म दिया। खबर है कि उसके गैंग मेंबर्स ने बर्बरता के एक चौंकाने वाले काम में कटे हुए सिर के साथ फुटबॉल खेला। इस खौफनाक हरकत ने पूरे देश में एक डरावना संदेश भेजा। श्रीनिवास की हत्या एक वाटरशेड मूवमेंट थी। इससे वीरप्पन की क्रूरता की गहराई और उसकी पूरी बेरहमी का पता चला। इससे पता चला कि ऐसी कोई हद नहीं थी जिसे वो पार न करे। इस काम की सरासर क्रूरता ने जनता को दहला दिया और गवर्नमेंट के उसे पकड़ने के इरादे को और मजबूत कर दिया। हालांकि इसमें अभी और कई साल लगने थे। श्रीनिवास एक शहीद बन गए, अकल्पनीय बुराई के सामने हिम्मत का प्रतीक। वीरप्पन दूसरी तरफ ने एक राक्षस के तौर पर अपनी इमेज पक्की कर ली। एक ऐसा आदमी जिसमें कोई इंसानी दया नहीं थी, जो सिर्फ खौफ के दम पर अपने जंगल के राज पर हुकूमत करता था। सेक्शन 6 रैम्बो चैलेंज। एक आग का जाल। वीरप्पन की ढिठाई की कोई सीमा नहीं थी। वो अक्सर पुलिस को ताने मारता था, उन्हें चैलेंज देता था और पकड़ने की हिम्मत दिखाता था। ऐसी ही एक कुख्यात घटना में एक ऊंचे ओहदे के पुलिस ऑफिसर, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस टी हरिकृष्णा और उनके मातहत सब इंस्पेक्टर शकील अहमद शामिल थे। वीरप्पन ने रैम्बो गोपाल कृष्णन नाम के एक और ऑफिसर को भी निशाना बनाया था। अप्रैल 1993 में वीरप्पन ने एक कैसेट रिकॉर्डिंग के जरिए सीधे गोपाल कृष्णन को एक भड़काऊ और गाली गलौज भरा चैलेंज दिया। उसे जंगल में आने की हिम्मत दिखाई। ये सिर्फ शेख ही बघारना नहीं था, ये एक सोची समझी चाल थी, एक जानलेवा घात की तैयारी। वो जाल बिछा रहा था। गोपाल कृष्णन, जो वीरप्पन के खिलाफ अपने कड़े रुख के लिए जाने जाते थे, जाल में फंस गए। उन्होंने एक टीम बनाई जिसमें कथित तौर पर इन्फॉर्मर्स, फॉरेस्ट गार्ड्स और पुलिसमैन शामिल थे और वीरप्पन के इलाके में घुस गए। वो एक टिप ऑफ का पीछा कर रहे थे जो शायद खुद वीरप्पन ने ही प्लान किया था, जो उन्हें एक खास रास्ते पर ले जा रहा था। वीरप्पन और उसके गैंग ने इसका अंदाजा लगा लिया था। उन्होंने ताकतवर लैंडमाइंस का इस्तेमाल करके एक शातिर जाल बिछाया था, जिन्हें जंगल के उस रास्ते के नीचे दबा दिया गया था जहां से पुलिस की गाड़ी के गुजरने की उम्मीद थी।
तैयारियां बहुत ध्यान से की गई थीं, ज्यादा से ज्यादा तबाही मचाने के लिए। शिकारी अब खुद शिकार बनने वाला था। जैसे ही पुलिस का काफिला एक बस या वैन में सोरेकाई मधु के पास छिपे हुए विस्फोटकों के ऊपर से गुजरा, लैंडमाइंस में धमाका कर दिया गया। धमाका बहुत बड़ा था, जिसने गाड़ी के परखच्चे उड़ा दिए और मलबा हवा में उड़ गया। ब्लास्ट में तुरंत 22 लोग मारे गए, जिसमें पुलिसकर्मी, फॉरेस्ट ऑफिशियल्स और इन्फॉर्मर्स शामिल थे। ये पूरी तरह तबाही का मंजर था। वीरप्पन की चालाकी और बड़े पैमाने पर हिंसा करने की उसकी क्षमता का क्रूर सबूत। उसने कामयाबी से एक बड़ी पुलिस फोर्स को अपने इलाके में फंसाया और उनका सफाया कर दिया। संदेश साफ था, उसके इलाके में घुसना मौत की सजा थी। ये घटना, जिसे अक्सर पालार ब्लास्ट कहा जाता है, ने तमिलनाडु और कर्नाटक के पुलिस डिपार्टमेंट्स में दहशत फैला दी। इससे गेरिला वॉरफेयर टैक्टिक्स में वीरप्पन की बढ़ती महारत और ताकतवर विस्फोटकों तक उसकी पहुंच का पता चला। उसका शिकार करने वाली फोर्सेस का हौसला बुरी तरह टूट गया। एक अजेय जंगल के राजा के तौर पर वीरप्पन की इमेज और भी मजबूत हो गई। उसने न सिर्फ रैम्बो को चैलेंज किया था, बल्कि एक जबरदस्त झटका भी दिया था, अपनी जानलेवा काबिलियत और स्ट्रेटेजिक सोच को साबित करते हुए। वीरप्पन की तलाश और भी ज्यादा बेचैन करने वाली और खतरनाक हो गई। ऐसा लगता था कि जंगल अपने शैतानी मालिक के साथ साजिश कर रहा है। सेक्शन 7, पत्थर का दिल, एक अकल्पनीय काम। वीरप्पन की क्रूरता सिर्फ उसके दुश्मनों या उसके रास्ते में आने वालों तक ही सीमित नहीं थी, ये उसके अपने खून तक भी पहुंची हुई थी, जिससे उसकी शख्सियत का एक दहला देने वाला प्रैक्टिकल और वहमी पहलू सामने आया। 1993 में जब स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ अपने ऑपरेशंस तेज कर रही थी और उसके गैंग के करीब पहुंच रही थी, वीरप्पन ने एक ऐसा काम किया जिसने उसकी क्रूरता से वाकिफ लोगों को भी चौंका दिया। उसकी पत्नी मुथुलक्ष्मी ने उनकी तीसरी बेटी को जन्म दिया था। इस डर से कि नवजात बच्ची के रोने की आवाज पीछा कर रही अथॉरिटीज को उनके छिपने की जगह बता देगी, वीरप्पन ने एक राक्षसी फैसला किया। कहा जाता है कि उसने अपनी ही नवजात बेटी का गला घोंट दिया। ये काम एक ठंडे, सोचे समझे, जिंदा रहने के इंस्टिंक्ट से किया गया था, एक वहम जिसने हर संभावित कमजोरी को अपनी आज़ादी के लिए खतरा माना। एक रोते हुए बच्चे की कमजोरी उसकी नज़र में एक ऐसी मुसीबत थी जिसे वो झेल नहीं सकता था। इस भयानक शिशु हत्या ने बाप के प्यार की पूरी कमी को दिखाया, जिस पर पकड़े जाने से बचने की उसकी जबरदस्त इच्छा हावी हो गई थी। इससे एक ऐसे आदमी की तस्वीर सामने आई जो भागदौड़ की जिंदगी में इतना डूबा हुआ था, हिंसा से इतना कठोर हो गया था कि सबू से बुनियादी इंसानी भावनाएं भी खत्म या दब गई थी। कर्नाटक स्पेशल टास्क फोर्स को बाद में उस बच्ची का छोटा सा शरीर मिला। वो मारी मधु जंगल इलाके में एक उथली कब्र में दफन मिली, उसके पिता की अमानवीयता का एक भयानक सबूत। इस खोज ने जनता और अथॉरिटीज दोनों में दहशत की लहर दौड़ा दी। हालांकि वीरप्पन पहले से ही अपने दुश्मनों के प्रति अपनी बेरहमी के लिए जाना जाता था, अपने ही बच्चे को मारना एक ऐसा काम था जिसने उसे आम अपराध की सीमाओं से भी परे कर दिया। इसने उसके अस्तित्व के हताश और क्रूर स्वभाव को और उजागर किया। जहां जिंदा रहना बाकी सब चीजों पर भारी था, यहां तक कि उसके मासूम बच्चे की जान पर भी। इस निजी अत्याचार ने वीरप्पन की पहले से ही खौफनाक दहशत में एक और काली परत जोड़ दी। इससे पता चला कि उसका वहम और अपने जिंदा रहने की उसकी जिद पक्की थी। ऐसी कोई नैतिक सीमा नहीं थी जिसे वो पार न करे। इस घटना ने उसे कई लोगों की नजरों में और अकेला कर दिया। कुछ लोगों के मन में बिजी डाकू की रूमानी छवि के बचे खुचे अंशों को भी खत्म कर दिया। वो कोई गलत समझा गया बागी नहीं था, वो सबू से घिनौने काम करने में सक्षम आदमी था, जो एक ठंडी सोची समझी क्रूरता से चलता था, जो किसी को नहीं बख्शती थी, यहां तक कि अपने परिवार को भी नहीं। उस दिन जंगल की खामोशी कुछ ज्यादा ही भारी थी। सेक्शन 8, सुपरस्टार कैदी, एक देश रैंसम पर। एक ऐसी चाल में जिसने उसे एक क्षेत्रीय खतरे से नेशनल हेडलाइन बना दिया, वीरप्पन ने 30 जुलाई 2000 को अपना सबू से दिलेर किडनैपिंग किया। उसका निशाना कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर राजकुमार थे, एक लेजेंडरी कन्नड़ फिल्म एक्टर और लाखों लोगों द्वारा पूजे जाने वाले कल्चरल आइकॉन। वीरप्पन और उसका हथियारबंद गैंग गजनूर में राजकुमार के फार्म हाउस पर धावा बोला, जो तमिलनाडु कर्नाटक बॉर्डर के पास था, और बूढ़े होते सुपरस्टार को 3 और लोगों के साथ अगवा कर लिया। ये खबर जंगल की आग की तरह फैली, जिससे दोनों स्टेट्स में, खासकर कर्नाटक में जहां राजकुमार को पूजा जाता था, हर तरफ सदमा, गुस्सा और बेचैनी फैल गई।
किडनैपिंग ने कर्नाटक और तमिलनाडु की गवर्नमेंट्स को एक अभूतपूर्व संकट में डाल दिया। 108 दिनों तक राजकुमार जंगलों में गहराई में वीरप्पन के कैदी बने रहे। डाकू अपनी ताकत को पूरी तरह जानते हुए कई मांगे रखीं। इनमें पॉलिटिकल रियायतें, कुछ कैदियों की रिहाई और पैसे की रैंसम शामिल थी। किडनैपिंग ने कर्नाटक के कई हिस्सों में आम जनजीवन ठप कर दिया। फैंस ने बड़ी बड़ी रैलीज, विजिल और प्रोटेस्ट किए, अपने प्यारे अन्नवरु बड़े भाई की सुरक्षित रिहाई की मांग की। गवर्नमेंट्स पर दबाव बहुत ज्यादा था। बातचीत तनावपूर्ण और मुश्किल थी। गवर्नमेंट्स को दूतों के जरिए वीरप्पन से बात करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसमें नक्कीरन मैगजीन के एडिटर आर गोपाल भी शामिल थे, जिन्होंने पहले वीरप्पन का इंटरव्यू लिया था। डाकू ने मीडिया अटेंशन का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। राजकुमार के ऑडियो और वीडियो कैसेट जारी किए ताकि ये साबित हो सके कि वो जिंदा हैं और अपनी मांगें दोहराई जा सके। पूरा देश सांस रोके इस ड्रामा को देख रहा है। वीरप्पन ने कामयाबी से 2 स्टेट गवर्नमेंट्स और असल में लाखों लोगों की धारणाओं को बंधक बना लिया। ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर और चालाकी भरी सौदेबाजी का एक मास्टर क्लास था। आखिरकार 108 दर्दनाक दिनों के बाद डॉक्टर राजकुमार को 15 नवंबर 2000 को रिहा कर दिया गया। उनकी रिहाई की सभी शर्तें कुछ रहस्य में डूबी हुई हैं लगातार। हालांकि अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स हैं कि एक बड़ी रैंसम दी गई थी। इस घटना ने इतने हाई प्रोफाइल हॉस्टेज सिचुएशन के सामने स्टेट मशीनरी की कमजोरी को उजागर कर दिया। हालांकि राजकुमार सुरक्षित लौट आए, वीरप्पन ने एक बार फिर अपनी ताकत और अपनी शर्तें मनवाने की काबिलियत दिखा दी थी, जिससे उसकी कुख्यात विरासत और पक्की हो गई। उसने शासन और लोक व्यवस्था की नींव हिला दी थी, वो भी अपने जंगल के अड्डे की गहराई से। सेक्शन 9, ऑपरेशन कोकून, एक युग का अंत। राजकुमार का किडनैपिंग वीरप्पन के लिए एक टैक्टिकल जीत तो थी, लेकिन इसने अथॉरिटीज पर उसे हमेशा के लिए खत्म करने का दबाव भी काफी बढ़ा दिया। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने तत्कालीन चीफ मिनिस्टर जयललिता के नेतृत्व में उसके राज को खत्म करने का संकल्प लिया। एक नई हाईली मोटिवेटेड स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ को यही एक मकसद सौंपा गया। इस इलीट यूनिट को लीड कर रहे थे कि विजय कुमार, एक ऑफिसर जो अपनी स्ट्रेटेजिक समझ और पक्के इरादे के लिए जाने जाते थे। वीरप्पन को पकड़ने या मारने के ऑपरेशन का कोड नेम था ऑपरेशन कोकून, जो उस मायावी डाकू को उसके जंगल के सुरक्षा कवच से बाहर निकालने की कोशिश का प्रतीक था। एसटीएफ ने बहुत ध्यान से इंटेलिजेंस इकट्ठा की, वीरप्पन के तौर तरीकों का एनालिसिस किया और उसके इन्फॉर्मर्स के नेटवर्क में घुसपैठ की। वो समझते थे कि उसके जाने पहचाने जंगल के इलाके में सीधा हमला खतरे से भरा था। इसके बजाय उन्होंने उसे बाहर निकालने का प्लान बनाया। ये जानते हुए कि वीरप्पन की नजर कमजोर हो रही थी और उसे मेडिकल हेल्प की जरूरत थी, एसटीएफ ने इस कमजोरी का इस्तेमाल किया। एक अंडरकवर एसटीएफ ऑपरेटिव ने हमदर्द बनकर वीरप्पन को यकीन दिलाया कि उसके लिए एक शहर में आंख के ऑपरेशन के लिए जाने का इंतजाम कर दिया गया है। ये चारा था। 18 अक्टूबर 2004 की उस फेटफुल रात को वीरप्पन अपने कुछ खास साथियों के साथ एक एम्बुलेंस में सवार हुआ, जो एसटीएफ ने खास तौर पर अरेंज की थी। गाड़ी एक एसटीएफ का आदमी चला रहा था। प्लान एकदम सटीक था। जैसे ही एम्बुलेंस तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले में पप्पारापट्टी गांव के पास एक तयशुदा रास्ते पर चली, उसे एक ध्यान से चुनी हुई जगह पर रोका गया। ड्राइवर ने तेजी से गाड़ी छोड़ दी, जिससे वीरप्पन और उसके आदमी अंदर फंस गए। ये एक घात थी। एसटीएफ के जवान, जो घात लगाकर इंतजार कर रहे थे, ने तुरंत एम्बुलेंस को घेर लिया और फायर खोल दिया। कमांडोस ने अपनी AK-47 से गोलियों की बौछार कर दी। फायरिंग करीब 20 मिनट तक चली। जब धुआं छौंटा तो वीरप्पन, वो आदमी जिसने 2 दशकों से ज्यादा समय तक 3 स्टेट्स में दहशत फैलाई थी, मरा पड़ा था। उसके खास साथी सेतुकुली गोविंदन, चंद्रेगौड़ा और सेतुमणि भी ऑपरेशन में मारे गए। ऑपरेशन कोकून एक जबरदस्त कामयाबी थी। वीरप्पन की मौत ने साउथ इंडिया के इतिहास में एक लंबे और खूनी अध्याय का अंत कर दिया। जंगल आखिरकार फिर से सांस ले सकते थे।